हम कुछ हद तक अपने माता पिता के समान दिखते हैं और आप देख पा रहे होंगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपन दैनिक जीवन में हम देखते हैं तो उसमें कहा जाता है कि यार ये तो अपने पिताजी पे गया है, ये अपनी माँ पे गई है। और बहुत सारी लड़कियों के प्रति तो ऐसा होता है कि देखो डिट्टो अपनी माँ की तरह करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से कैसे आती हैं उसको अपन अगर हम पढ़ें तो वो टॉपिक बायोलॉजी के अंदर आता है जिसमें सारे कन्फ्यूजन आपके दूर होने वाले हैं। और उस टॉपिक का नाम है जेनेटिक्स, यानी कि आनुवांशिकी के अंतर्गत हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं कि भाई कौन सी चीज़ है जो हमें अपने माँ बाप के प्रति कुछ समानताएं दिखाती है। अरे ऐसा क्या चीज़ है बॉडी के अंदर, प्रकृति ने ऐसा क्या बनाया है बॉडी के अंदर जो कुछ लक्षण तो ऐसे हैं जिनको आप कभी भी नहीं मिटा सकते और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे हमारे पूर्वज हैं, उनका कुछ गुण हमारे पिताजी में आया, फिर पिताजी से हम में आया, तो ये चीज़ें बरकरार रही हैं शुरू से ही। आप इस चीज़ को जानने का प्रयास करिए। एक बेसिक नॉलेज से अपन इसको स्टार्ट करेंगे कि ये कैसे कैसे काम करता है और कैसे कैसे ये चीज़ों को हमको आगे बढ़ाना है। तो हम देख पा रहे हैं कि कुछ लक्षण तो ऐसे होते हैं जो माता पिता के सेम कॉपी होते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो माता पिता के बिल्कुल डिफरेंट रहती हैं। तो ये डिफरेंट और ये माता पिता से आना, इन दोनों को अगर हम कंबाइंड रूप से देखें और कंबाइंड रूप से जैसे ही इसको हम देखेंगे तो उसको कंबाइंड रूप से नाम भी दे देंगे क्या, जेनेटिक्स, आनुवांशिकी। तो मैंने दो शब्द बताए हैं और इसको अगर हम साइंस की भाषा में अगर देखें तो साइंस की भाषा में दोनों शब्दों को हम कह रहे हैं। तो देखिएगा क्या, एक तो होता है कि आनुवांशिकी, जैसे मान के चलिए कि इसका अगर हिंदी हम देखें तो इसका हिंदी होता है आनुवांशिकी। और ये जो आनुवांशिकी है जिसके अंदर हम दो चीज़ों को पढ़ेंगे और वो दोनों चीज़ें से ही तो मिलके ये आनुवांशिकी बना है। और वो दोनों चीज़ें क्या हैं देखिएगा, एक तो है विविधता, एक तो है विविधता और दूसरी है जैसे एक लक्षण दूसरी पीढ़ी में जाता है तो उसको अपन बोलते हैं आनुवांशिकी। और ये दोनों ही चीज़ें अलग अलग चीज़ों को दिखाती हैं। देखिएगा क्या, इन दोनों का अगर हम अर्थ देखें तो पहले आप इन दोनों का अर्थ देखिए और इन दोनों को मिला के ही ये जेनेटिक्स बना है। तो पहली बात तो इसको देखते हैं अपन कि देखो ये ऐसी एक प्रक्रिया है, आनुवांशिकी जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर जो आनुवांशिक जो लक्षण हैं, आनुवांशिक जो लक्षण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जाते हैं। उसको अपन बोलेंगे क्या, आनुवांशिकी। ऐसे लक्षण होते हैं जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते आए हैं और आगे भी जाते रहेंगे, तो उसको तो अपन बोलेंगे आनुवांशिकी। और अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो माता पिता से बिल्कुल संतति में यानी कि उनकी संतान में बिल्कुल डिफरेंस होती हैं और वो डिफरेंस जो होता है वो आता है किसके कारण, विविधता के कारण। और ये जो विविधता है ना, इस विविधता को हम कह रहे हैं कि इस विविधता का रीजन अगर हम देखें तो वो वातावरण से हो सकता है, कुछ सामाजिक कारक भी हो सकते हैं, बहुत सारे हैं, कुछ बुद्धि का भी इफेक्ट हो सकता है, बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण ये विविधताएं आती हैं। एक चीज़ और बता दें, ज्ञान की प्याऊ के अंदर चीज़ों को जोड़ के पढ़ाया जाता है, ऐसा विश्वास हम पहले कर चुके हैं। हर चीज़ एक बेसिक से लेते हैं और आगे तक जाने का प्रयास करते हैं कि ये चीज़ें कैसे बनी हैं, कैसे नहीं बनी हैं। आज तक कोई भी कन्फ्यूजन अगर आपका रहा हो तो मैं कोशिश करूँगा कि वो आपका कन्फ्यूजन इस प्लेटफॉर्म से, ज्ञान की प्याऊ के अंदर से आपका क्लियर हो। तो आनुवांशिकी में तो हमने पढ़ा कि कुछ लक्षण होते हैं जो सीधे के सीधे ट्रांसफ़र होते हैं माँ बाप से सीधा संतति में, और कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिनको संतान
अपनी पीढ़ी के अंदर, अपने जीवन के अंदर वातावरण से, सामाजिक कारकों से, बुद्धि से, किसी भी चीज़ से ग्रहण करती है। इसका मतलब ये कि कुछ नए लक्षण भी ऑब्जर्व होते हैं। अगर ये विविधता की बात करें अगर परसेंटेज के अंदर, तो ये विविधता केवल और केवल 50% तक हो सकती है मेरे दोस्तों। केवल और केवल 50% तक ये विविधता हो सकती है। और मज़े की बात बता दें, मज़े की बात तो ये है कि अगर ये विविधता 50% तक हो सकती है, इसका मतलब ये कि आधे लक्षण तो माता पिता के रहेंगे और आधे लक्षण वो बाहर से ग्रहण कर सकता है, जिसमें ये कारक हो सकते हैं और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 50% जो कारक हैं, 50% जो लक्षण हैं, वो वातावरण से ऑब्जर्व करेगा। अगर एक मज़े की बात बता दें, अगर ये 50% से अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर चला गया ना, तो बच्चे पे लग जाएगा क्या? अरे क्या लगेगा भाई साहब? क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, है कि नहीं? अगर 50% से ऊपर विविधता जाती है तो बच्चे पे लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। समझ पा रहे होगे? बहुत समझदार है मेरे लाल कि ये क्वेश्चन मार्क क्यों लगा है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स। ये तो एक बेसिक जानकारी थी कि आनुवंशिकी होती क्या है, जेनेटिक्स क्या है, उसके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा जाना है कि यार ये इसमें इस तरीके से हमें पढ़ना है, तो हमारी बुद्धि इस तरीके से सेट हो चुकी होगी अभी तक। अब देखिए, आनुवंशिकी का जो जनक है, सबने सुना है इसको, और इसका जनक है क्या? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल इसका जनक है। देखिए, बहुत बड़ा पार्ट है ये मानव जीवन के अंदर या फिर बायोलॉजी के अंदर, ये बहुत बड़ी यूनिट है। अब ये यूनिट इतना सारा तामझाम एक साथ मेंडल तो नहीं कर पाया होगा। अरे आप देख रहे होगे, कोई भी अगर आप काम करते हैं तो शुरुआत में कुछ तो कमी रहती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई काम किसी ने किया हो, कोई काम अगर किसी ने किया हो और उसमें कुछ कमी रह गई हो, उसको अपन सुधार के अपनी ओर से नया काम कर सकते हैं। ऐसा ही इसमें हुआ। आनुवंशिकी का जनक तो मेंडल ही है, लेकिन इससे पहले आनुवंशिकी के बारे में पहले खोज प्रयोग होने लग रहे थे, और वो खोज प्रयोग क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं। तो 2-4 खोज प्रयोग हैं, उनको अपन देख लेते हैं बारी बारी से। कहने का मतलब ये है कि मेंडल से पहले आनुवंशिकी पर अध्ययन जो किया था, वो कौन कौन से वैज्ञानिक है, किस पे किया था, अपन उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिएगा क्या, तो मैं क्या कह रहा था कि जनक इसका आनुवंशिकी का मेंडल है। मेंडल ने इसका प्रयोग किया, बहुत सारी चीज़ें इसमें सत्यापित की और वो सारी चीज़ें जेनेटिक्स के रूप में आ गई। लेकिन मेंडल से पहले भी इसका जिक्र हुआ है, और मेंडल से पहले जिक्र करने वाला पहला वैज्ञानिक है, अरे उसका बोलते हैं नॉर्डेन एंड गाल्टन। ये 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल से भी पहले जेनेटिक्स के बारे में कुछ बताया था। अब जेनेटिक्स के बारे में बताया था तो इन्होंने प्रयोग किया था कुत्ते पर, डॉग्स पर प्रयोग किया था इन्होंने। ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं भाई, सीधे सीधे फैक्ट, तो इनको बताना ज़रूरी है। तो मेंडल से पहले खोजकर्ता जो रहे हैं जेनेटिक्स के बारे में कुछ तो बताया था, वो कुत्ते पर प्रयोग करके इन्होंने नॉर्डेन एंड गाल्टन ने बताया। इसके बाद में एक वैज्ञानिक हुए हैं फेयरचाइल्ड, और फेयरचाइल्ड ने संकरण करवाया साहब। सबसे पहले इस शब्द का यूज हुआ है फेयरचाइल्ड के द्वारा जेनेटिक्स के अंदर, और संकरण से इन्होंने बना दिया क्या? खच्चर। क्या बना दिया? खच्चर। कुछ के दिमाग के अंदर ये आ रहा होगा कि यार संकरण जब इसी ने करवा दिया, फेयरचाइल्ड जी ने, तो हम भी करवा सकते हैं। कोई भी 2 जाति ले लो अलग अलग तरीके की, खच्चर भी बना है तो घोड़ा और गधे से बना है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि कोई जाति का कोई और कोई जाति का कोई लेकर संकरण करा दे और एक नई जाति की आप कीर्तिमान हासिल कर लें। ऐसा कर सकते हैं, लेकिन करना मत। पता चलेगा कि कोई चीज़ कैसे संकरण करवाई, ज़बरदस्ती हुआ और पैदा कुछ और हो गया, जिसको भूत बिलाप भी कह सकते हैं, कुछ भी पैदा हो सकता है। इसीलिए ज़रा रुकिए, ठहरिए। तो फेयरचाइल्ड जी ने संकरण करवाया गधा और घोड़ी के अंदर, तो उसने बना दिया क्या? खच्चर। तो इससे दुनिया को पता चलने लग गया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिम्मेदार रही हैं उन लक्षणों के प्रति
कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं। तो इससे थोड़ा बहुत आइडिया लगने लग गया था। अब बारी आ गई मेंडल की। अब मेंडल से पहले भी, अब आपने देखो एक चीज़ और देखी होगी कि भाई सबको पता है कि मेंडल ने प्रयोग कर दिया था मटर पे, लेकिन दो वैज्ञानिक और हैं इससे पहले। मेंडल से पहले दो वैज्ञानिक और आए थे जिन्होंने मटर पर भी प्रयोग कर लिया था, और वो तीसरा नंबर अगर हम देखें जिन्होंने मटर पर प्रयोग किया, मेंडल से पहले मटर पर प्रयोग हो चुका है और उनका नाम है नाइट एंड घोष। ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने जेनेटिक्स के अंदर मटर पर प्रयोग मेंडल से पहले कर लिया था। लेकिन कमी कहाँ रह गई इन पर? अरे इन्होंने एक ही कमी कर दी, प्रयोग तो ठीक ठाक ही किया था, जेनेटिक्स के जनक भी कहला जाते, लेकिन इनसे एक गलती हो गई कि इन्होंने एक गलती कर दी कि इन्होंने ये आंकड़ों का जो संकलन है वो किताबी रूप में नहीं किया। सीधा सीधा सा मतलब अगर हम कहें तो सीधा सीधा सा मतलब ये है कि जो ये आंकड़ों का संकलन है ये नहीं कर पाए, प्रयोग करते चले गए, पुरानी चीज़ों को भूलते चले गए और ये दिक्कत आ गई इनके सामने। तो ये यहाँ पे क्रॉस लग गया कि इन्होंने जेनेटिक्स के अंदर केवल इतना ही किया कि मटर पर प्रयोग मेंडल से पहले ये कर चुके हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। अब मेंडल से पहले तो इन्होंने अपना थोड़ा बहुत रेस्पॉन्स दिया है, लेकिन अब बारी आती है मेंडल की कि भाई ये मेंडल है वो जेनेटिक्स का जनक तो है, अरे इसका कुछ जीवन भी रहा होगा, ये कहाँ पैदा हुआ, इसकी कहाँ पढ़ाई हुई थी, और ये इन्होंने क्या पदवी ग्रहण करी, कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं भाई। क्योंकि मेंडल जेनेटिक्स के अंदर एक तरफा नाम है, मेंडल के अलावा आप जेनेटिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ते हो भाई। और जब मेंडल के अलावा जेनेटिक्स में कुछ नहीं पढ़ोगे तो कुछ चीज़ें पेपर के अंदर आती हैं, आप देख सकते हैं। तो मेंडल की जीवनी से भी क्वेश्चन उठता है, तो उस जीवनी के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। बहुत सारी चीज़ हम जेनेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे, आप थोड़ा विश्वास रखना, लेकिन थोड़ी बेसिक या फिर नीम जो ज्ञान की प्याऊ बनाती है, सबसे पहले प्रयास उस चीज़ का यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले अपन नीम तैयार करते हैं कि ये जेनेटिक्स है, इसका भारी रूप क्या है, जिसको अपन दैनिक जीवन से जोड़ के एक इंटरेस्ट जगा सके अपने अंदर कि ये क्या है और कैसे इसको हमको पढ़ना है, जिससे हमको रटना ना पड़े। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रटने से पार नहीं पड़ती है, रट के एग्जाम में देते हैं, लेकिन वो समझ डेवलप नहीं हो पाती है कि हम इसको दैनिक जीवन में कैसे यूज कर पा रहे हैं। तो दैनिक जीवन से हम इन चीज़ों को उठाते हैं कि ये कैसे कैसे क्या है क्या नहीं है, और वहाँ से फिर अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा ध्येय रहता है इसके अंदर। तो ये चीज़ें हैं। तो हम बता रहे थे कि भाई मेंडल से पहले प्रयोग हो गया, अब मेंडल से पहले प्रयोग तो हो गया है, अब मेंडल के बाद तो कोई बात नहीं है। अब मेंडल के बारे में अगर हम जानकारी लेंगे तो उसको अपन बोल देते हैं मेंडलवाद। इस मेंडलवाद के अंदर हम मेंडल के बारे में पढ़ेंगे कि इसका जन्म कब हुआ और कब इसकी मृत्यु हो गई, क्या क्या पदवी रही है, क्या इसने किया है काम, वो चीज़ इसमें पढ़ रहे हैं। मैं थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ 1 मिनट की, थोड़ा मैं पसीना पोंछ लेता हूँ, ज़्यादा आ रहा है। तो देखिए मेंडलवाद हम पढ़ रहे हैं, मेंडल की जीवनी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठते आए हैं और आगे भी उठेंगे, क्योंकि एक तरफा नाम है आनुवंशिकी के अंदर, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। 2-1 मिनट का समय लगेगा। देखो कैसे मेंडल का जो जन्म है, इसका एक तो पूरा नाम ध्यान रखना भाई। अरे पूरा नाम से भी एक बार क्वेश्चन आया था मेरे भाई, मैं बताता हूँ क्या आया था। सबसे पहले तो इसका पूरा नाम देखिए, ग्रेगर जोहन मेंडल, ये इसका पूरा नाम है। और यहाँ से क्वेश्चन क्या आया देखना, इधर मैं चीज़ों को जोड़ के इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं भाई। हम पढ़ तो बहुत गहराई से लेते हैं, कभी कभार बहुत अंदर से पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम पेपर जो बनता है या फिर एग्ज़ाम सेटर जो होते हैं, एग्ज़ाम जो बनाते हैं, वो बच्चों को फेल करने का प्रयास करते हैं, जिनका पूरा मोटिव ये रहता है कि बच्चे कैसे भी कम हों, जितनी हमारी जगह है हम उतना ही वर्क उस पर करें। तो वो क्वेश्चन वहाँ से उठाता है जहाँ से बच्चे का वीक पॉइंट रहता है। पढ़ा मैंने जेनेटिक्स खूब है, आपने भी पढ़ा होगा, लेकिन क्वेश्चन इतना सरल आ जाता है कि हमसे वो नहीं हो पाता।
तब थोड़ी तकलीफ होती है कि यार इतनी मेहनत करी थी लेकिन इतना आसान सा क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए, तो इसीलिए कोई कमी ना रहे, इसीलिए अपन इस चीज़ को करते हैं। तो देखिएगा क्या पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। और एक बार क्वेश्चन आ गया था कि आनुवांशिकी का जनक, टीजीटी में आया था मेरे दोस्त, यूपी में सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम होता है और 2012 के अंदर हुआ था। आप इसको चेक कर सकते हैं, 2012 में टीजीटी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था। क्या आया था कि भाई आनुवांशिकी का जनक कौन है, और बनाने वाले पेपर ने ऑप्शन मेरे दोस्त ऐसे ऐसे दिए कि थोड़ा चक्कर सा पड़ा। जिनको थोड़ा सा कन्फर्म नहीं था वो गलत कराए। क्या क्या आया था, ये जे करके आया, जे मेंडल करके आया, एक जे करके आया। ये ऑप्शन है, जो ऑप्शन आए थे मैं वही लिख रहा हूँ। और एक आया था जो भी है जे मेंडल, और एक आया था नन ऑफ दीज। हुआ विश्वास? आप देख लेना, टीजीटी 2012 का ये क्वेश्चन है, आनुवांशिकी का जनक, और ऐसे ऑप्शन आए थे। अब आप तय कर सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। थोड़ा सा अंतर है लेकिन आंसर क्या था, जे मेंडल। क्लियर है? तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिए, मैंने इसलिए ये क्वेश्चन डाला है। चलिए, अब पूरा नाम तो ग्रेगर जॉन मेंडल हो गया। अब इसका जो जन्म है, जन्म की बात कर लेते हैं। अरे इसका जन्म हुआ है 22 जुलाई को, और सन थी 1822। 22 जुलाई 1822 को उसको जन्म हो गया। पूरा नाम इसका ग्रेगर जॉन मेंडल हो गया। इसका जो प्रांत है, यानी कि जिसको बोलते अपन देश, इसका देश है साहब, सबको पता है, ऑस्ट्रिया। चलो गांव का नाम भी बता देते हैं साहब, गांव का नाम भी आ जाता है। तो गांव का नाम है हियेजॉन, येडीजॉन। एक नगला टाइप का था ये, और नगला टाइप एक बड़े गांव के बगल में था, और बड़े गांव का नाम था सिलीसियन विलेज। ये ऑस्ट्रिया के नाम है भाई। ये थोड़ा बड़ा गांव था, ये थोड़ा सा नगला था, और इससे ये बिलोंग करता था, ग्रेगर जॉन मेंडल। क्लियर है? अब देखिए, जब ये प्रयोग कर रहा था तो इसको प्रेरणा मिली कहीं से, और प्रेरणा मिली थी डॉपलर से साहब। डॉपलर जब प्रयोग कर रहे थे, फिजिक्स के बहुत बड़े विद्वान हैं डॉपलर अपना प्रयोग करने लग रहे थे, और वहीं से मेंडल इंस्पायर हुआ था कि यार मुझे भी कुछ करना चाहिए लैब के अंदर। और उन्होंने भी वहाँ से प्रेरणा ली डॉपलर से, और डॉपलर से प्रेरणा लेते हुए फिर उन्होंने अपने प्रयोग आनुवंशिकी के अंदर किए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो, एक जगह और आती है कि भाई ये जो मेंडल है, मेंडल का कार्य क्या था, मेंडल ने अपने जीवन में किया क्या। अरे मेंडल जो कार्य है, यानी कि जो मेंडल काम करते थे जिस जगह, वो था चर्च। और ये चर्च में थे भाई पादरी। और जो ये पादरी है ना, इसको अपन इसको बोलते हैं, ये पादरी की उपाधि होती है भाई ऑस्ट्रिया के अंदर। ये पादरी की उपाधि है, मतलब इसको अपन यहाँ उपाधि बोलते हैं। तो ये पादरी जो है ना, वो उपाधि है, ग्रेगर जिसे बोलते हैं। ग्रेगर वहाँ की क्या है, ग्रेगर जो है उसको अपन पादरी बोलते हैं। जो अपन अपनी यहाँ के लैंग्वेज बोलें तो उसको पादरी बोल देते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो ये चर्च में पादरी थे, और इसके बाद में चर्च में स्कूल अध्यापक रहे हैं। और एक गजब की बात बता दें, चर्च में स्कूल अध्यापक का जो काम किया था, गजब की बात यह है कि ये जो स्कूल में अध्यापक थे ना, वो हिस्ट्री के थे। किसके थे? हिस्ट्री के। चर्च में स्कूल अध्यापक रहा है, और स्कूल अध्यापक हिस्ट्री का रहा है, और बंदा प्रयोग किस पे कर रहा है? जीव विज्ञान पे। समझ पा रहे हैं आप बुद्धि का लेवल? थोड़ा समझिए, ठीक है। तो ये इसके बारे में है, और इसकी मृत्यु हो जाती है 1884 में। ये भी ध्यान रखना, इसकी मृत्यु हो जाती है कहाँ पे? 1884 में। अब इधर आइए, अब देखिए मेंडल की ये तो जीवनी हो गई, लेकिन मेंडल ने प्रयोग करने से पहले बहुत समय तो इसी चीज़ में खपा दिया कि कैसे प्रयोग होंगे, और उन प्रयोगों में कोई कमी ना रहे, उसमें उसने समय लगाया। और समय लगाने का फ़ायदा क्या निकला कि उन्होंने मेंडल ने उसी दरमियान प्रयोग करने से पहले सबसे पहले तो शुद्ध वंशक्रम को चुना कि भाई एक ऐसी चीज़ लो, अरे प्रयोग जिस पे आप करें उसका वंशक्रम जो है वो एकदम और एकदम शुद्ध हो,
जिसमें कोई भी कहानी ऐसी नहीं हो कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। अरे आप किसी भी चीज़ पर आप प्रयोग कर रहे हैं तो वो एक स्टैंडर्ड लेवल का होना चाहिए। उसका जो वंशक्रम है, कहाँ से वो आया, कितना कैसी उसको वो चाहिए, वातावरण कैसा चाहिए, और वो यहाँ डेवलप हो पाता है कि नहीं, और उस पर प्रयोग सारे संभव हैं कि नहीं है, वो चीज़ आप पहले छांटिए। और वो सबसे पहले काम उसने किया कि उसका शुद्ध वंशक्रम तलाश किया कि कोई चीज़ पे मैं प्रयोग कर रहा हूँ। तो प्रयोग तो मटर पे किया था, तो मटर में सबसे पहले शुद्ध वंशक्रम को चुना कि इसका वंशक्रम देखते हैं पहले कि यार इसका वंशक्रम कहाँ है, पैदाइश कहाँ की है, कहाँ से ये निकला, कैसा कैसा इसको वातावरण चाहिए होता है। तो सबसे पहला काम तो उसने उस पर किया। प्रयोग तो बहुत बाद की बात है। क्लियर यहाँ तक? शुद्ध वंशक्रम को चुना। अब जब शुद्ध वंशक्रम को चुन लिया तो उसकी वहाँ के वातावरण की परिस्थितियों को देखा कि ये परिस्थितियाँ इसमें अवेलेबल हैं कि नहीं है, क्योंकि ये प्रयोग कोई एक आध दिन का प्रयोग नहीं है कि भाई एक दो दिन में अपन ने प्रयोग कर लिया और जेनेटिक्स के अपन जनक बन जाएं। ऐसा नहीं है, साल भर लग जाती है। साल भर में भाई पैदा कोई पेड़ पौधा आप करोगे तभी तो जाके ये चीज़ें बनेंगी। उसकी पूरी जीवनी पढ़ोगे जब तक वो पैदा होता है, वो उगता है, उगने के बाद में जैसे ही बड़ा होता है उसकी सारी प्रक्रिया को अपन समझेंगे और फिर उसके बाद में फिर आगे की बात करेंगे। तो वो सारी चीज़ें इसमें परिस्थितियों को भी देखा कि यार ये चीज़ यहाँ पे अवेलेबल ऑस्ट्रिया के अंदर है कि नहीं है। और ये ब्रून शहर में अपन ये जो सारी प्रक्रिया है वो करी कहाँ थी इन्होंने? ब्रून शहर में। ऑस्ट्रिया का एक ब्रून शहर है जहाँ पे एक चर्च था और उस चर्च का एक गार्डन था, एक बगीचा था, और उस बगीचे के अंदर ही मटर के पौधों को उगाया गया और मटर के पौधों को उगाते उन्होंने ये प्रयोग किए थे। और देखो ब्रून शहर के अंदर ही एक चीज़ और है कि ऑस्ट्रिया के अंदर ही इन्होंने वियना में अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री प्राप्त की। वियना यूनिवर्सिटी से इन्होंने उच्च लेवल की पढ़ाई की थी जिसमें 4-5 साल लगे थे। ये कहानी भी इसकी यही है। क्लियर है यहाँ तक? ये तो बात हो गई एक मेंडलवाद की कि भाई मेंडलवाद के अंदर हमने ये पढ़ा कि इसका नाम क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, प्रांत कौन सा है, गांव कौन सा है, प्रेरणा कहाँ से मिली और मेंडल के कार्य कहाँ पे किया था। और उसका मेंडल का मुख्य जो ध्येय था प्रयोग करने से पहले का वो था शुद्ध वंशक्रम। और ये चीज़ें हैं। यहाँ तक क्लियर है? एक बेसिक जानकारी है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसको सीरियस ही लेना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, मेंडलवाद तो हमने पढ़ लिया। अब देखिए जब बंदा मर ही जाएगा 1884 के अंदर, तो ये फैक्टिव क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। ये फैक्टिव क्वेश्चन इतनी बार आया है कि भाई आप विश्वास नहीं करोगे कि भाई कितनी बार आ गया। तो ये चीज़ हम देख पा रहे हैं कि भाई जब मेंडल मर ही गया और चीज़ें इतनी आंकड़ों के रूप में संकलित नहीं हो पाई थी तो उनकी पुनर्खोज हुई। इसका मतलब कि भाई मेंडल की जो पुनर्खोज है वो कौन ने की, किसने की? मेंडल तो चल बसे, अरे मेंडल के प्रयोगों की पुनर्खोज भी तो होगी। मेंडल के प्रयोग की पुनर्खोज करने वाले वैज्ञानिक एक नहीं था साहब, अरे एक नहीं था, 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल के प्रयोग की पुनर्खोज की, जिनका पहला नाम है ह्यूगो डी ब्रीज। ये क्वेश्चन खूब आता है भाई, सबको पता होगा। ह्यूगो डी ब्रीज है एक तो, दूसरा है शेरमैक और तीसरा है कार्ल कॉरेंस। ये बहुत ही अच्छे लेवल के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जेनेटिक्स के अंदर काफ़ी चीज़ें और बताई हैं। वो तो प्रयोग करके चले गए, लेकिन प्रयोग के साथ साथ साइड इफेक्ट क्या कर रहे हैं, विविधताएं क्या क्या आती हैं, उत्परिवर्तन वगैरह, सहलंगता, लिंकेज वगैरह, ये सह प्रभाविता, प्रबलता, ये सारी चीज़ें जेनेटिक्स के अंदर हम आगे पढ़ेंगे। इन सब के बारे में पुनर्खोजकर्ताओं ने रोल निभाया है। मेंडल ने तो केवल और केवल उसके मटर के पौधे पर प्रयोग कर लिया, चीज़ें बता दी कि भाई ऐसे ऐसे होता आया है और ऐसे ऐसे होता है, लेकिन उसके बारे में पुनर्खोज किए गए। पुनर्खोज में ये तीनों वैज्ञानिक आए और उन्होंने इसके आगे साइड इफेक्ट भी देखे कि जेनेटिक्स के अंदर क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इन्होंने इसको आगे बढ़ाया जेनेटिक्स को। ठीक है, क्लियर है। और एक चीज़ और रह गई पीछे कि आनुवांशिकी का जो शब्द है, ये क्वेश्चन और आता है कि जो ये आनुवांशिकी शब्द है ये किसने दिया? ये आनुवांशिकी शब्द किसने दिया? इसका नाम है बैटसन। क्या नाम है? बैटसन। बैटसन ने क्या किया कि बैटसन जो है आनुवांशिकी का शब्द दिया और इसको ही, बैटसन को ही आधुनिक
आधुनिक आनुवंशिकी का जनक भी कहते हैं। बैटसन को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। ये फैक्टिव क्वेश्चन है, जैसे ये है, ये आधुनिक आनुवंशिकी का जनक है बैटसन, ये ध्यान रखना। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए साहब, मेंडल ने प्रयोग करने से पहले बहुत समय, मैंने आपको पहले ही बताया था, मेंडल ने बहुत समय तो इस चीज़ में गवा दिया कि भाई मैं प्रयोग तो कर रहा हूँ, प्रयोग स्टार्ट तो कर रहा हूँ, लेकिन स्टार्ट करने से पहले कौन सी प्रक्रिया के दौरान मुझे गुजरना है। अरे जो नाइट और घोष जो मटर पर प्रयोग कर चुके थे मेंडल से पहले, उनसे एक ही कमी रही थी कि वो आंकड़ों का संकलन सही तरीके से नहीं कर पाए, और ये उनकी मेजर कमी थी, और इसी मेजर कमी पर मेंडल ने प्रयोग किया है। मेंडल ने इसी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया था कि आंकड़ों का संकलन अगर वो बंदा नहीं कर पाए हैं तो सबसे पहला काम तो मेरा आंकड़ों का संकलन करने में है, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रयोग करने जा रहा था। तो सबसे पहले तो आंकड़ों का संकलन हो जाए, और आंकड़ों का संकलन करने के लिए सबसे पहले एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करना पड़ेगा। और सिस्टमेटिक तरीके से काम करने का प्रयोग में क्या रहा वो देखिएगा। देखिए भाई, मेंडल ने अपना जो प्रयोग किया है, मेंडल के जो प्रयोग हैं वो एक सिस्टमेटिक तरीके से उसने किए हैं। अब ये सिस्टमेटिक तरीके में कई सारे पॉइंटों को हमने पढ़ना है। मतलब कहने का ये कि मेंडल ने प्रयोग तो किया है उद्यान मटर पर, ये तो सबको पता है, लेकिन उद्यान मटर पर प्रयोग तो हम कर रहे हैं तो उसका एक सिस्टम बना लेते हैं, एक सारणी बना लेते हैं कि हमने पहले करना क्या है। और वो पहले, सबसे पहले तो हम करेंगे क्या मेंडल के प्रयोग में, सबसे पहले हम काम करेंगे क्या कि हम सबसे पहले तो पादप का चयन करेंगे। अरे मेंडल प्रयोग कर रहा है साहब जेनेटिक्स पर मेंडल प्रयोग कर रहा है, तो सबसे पहला काम उसका यही था कि सबसे पहले तो हम पादप का चयन कर लें कि हमें कौन से पादप पर ये प्रयोग करना है। तो सबसे पहले तो पादप का चयन करेंगे, और फिर चयन तो हो गया, लेकिन चयन का कारण भी तो पता चले कि चयन का कारण क्या है। अरे चयन का कारण क्या है, फिर उसके बाद में उसके लक्षणों का चयन करेंगे कि भाई लक्षण क्या क्या हैं इस पौधे के, तो लक्षणों का चयन हो जाएगा। और जब ये प्रक्रिया हो जाएगी तो चौथे पॉइंट के अंदर हम इनमें करा देंगे क्या, संकरण। अरे संकरण की प्रक्रिया करा देंगे, और संकरण की प्रक्रिया भी 2-3 तरीके से, 4 तरीके से हो सकती है। तो 5वें पॉइंट में अपन संकरण का प्रकार तय करेंगे कि हमें कौन सा संकरण का प्रकार रखना है। और जब ये प्रक्रिया हो जाएगी तो 6ठे नंबर पर हम कर लेंगे इसका प्रेक्षण, और 7वें नंबर पर इसका कर लेंगे अपन क्या, निष्कर्ष। लास्ट में इसका निकाल देंगे क्या, निष्कर्ष। तो ये इसकी एक गजब बात थी कि जो भी काम किया था एक सिस्टम से किया, तय कर लिया गया पहले ही कि हम प्रयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रयोग के लिए चाहिए पादप, और पादप का भी चयन करने के बाद में उसके कारण क्या हैं, लक्षणों का चयन कर लेंगे, संकरण प्रक्रिया कराएंगे। संकरण प्रक्रिया में कौन सा संकरण हमें रखना है, एक संकर रखना है, द्विसंकर रखना है, त्रिसंकर रखना है, कौन सा रखना है वो चीज़ तय कर लेंगे। उसके बाद में प्रेक्षण और निष्कर्ष निकाल लेंगे। क्लियर? तो ऐसे अगर हम सिस्टम से प्रयोग करेंगे तो गलती रहने की गुंजाइश बहुत कम रहेगी। और ये चीज़ मेंडल जान गया था। और ये मेंडल जान कैसे गया, क्योंकि वो नाइट और गोश थे, उन्होंने इस जगह ही मात खाई थी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रयोग तो हम कर रहे हैं, अब प्रयोग करने से पहले सबसे पहला पॉइंट हम रख रहे हैं पादप का चयन। और पादप का चयन कर लिया हमने, और पादप का चयन किया तो उसका नाम क्या था भाई, मटर। एक उद्यान में उगने वाली, एक बगीचे में उगने वाली एक मटर है, उस पर हमने प्रयोग किया। पादप का चयन कर लिया, उद्यान मटर। मेंडल ने उद्यान मटर पर प्रयोग करने से पहले, इसका मतलब ये कि मेंडल जब प्रयोग कर रहा था तो पादप का चयन ना करके इसने पहले किया था मधुमक्खी पे। मधुमक्खी पे प्रयोग किया तो तुम जानते हो प्रयोग होगा तो कुछ मरेंगी भी, कुछ जिंदा भी रहेंगी। तो ये धर्म की आड़ में, भाई जीव तो है, ये मरता है, दिक्कत आती हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रयोग हैं तो उसमें नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है। तो ये धर्म की आड़ के अंदर इसको उसने बंद कर दिया, क्योंकि चर्च का पादरी था, धर्म का
आडंबर लिए था, तो उन्होंने इस पे तो लगा दिया क्रॉस कि भाई मैं मधुमक्खी पे तो प्रयोग नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ तो दिक्कत है भाई, क्योंकि मरती हैं। तो भाई प्रयोग किस पे करें? तो फिर प्रयोग करने के लिए क्या चयन किया गया? पादप का। और पादप भी कौन सा? उद्यान मटर। अब इस उद्यान मटर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। और उद्यान मटर पे क्वेश्चन क्या आएंगे कि भाई देखिए, उद्यान मटर का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पाइसम सैटाइवम, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। क्लियर है? इसका जो कुल है, ये क्वेश्चन आते हैं भाई, ज़रा सीरियस होकर समझना। इसका कुल है फेबेसी, और उसका उपकुल के बारे में भी जान लेते हैं कि उपकुल इसका क्या है, तो वो है पेपी लियोनेसी। क्लियर है? ये इसके उद्यान मटर के बारे में जानकारी हो गई कि वैज्ञानिक नाम पाइसम सैटाइवम, कुल है फेबेसी, उपकुल है पेपी लियोनेसी। क्लियर है? ठीक है, पादप का चयन हो गया। अब उसके बाद में दूसरा पॉइंट मैंने अभी लिखे थे 6-7 पॉइंट, उसमें से दूसरे नंबर पर आ गया साहब क्या, और दूसरे नंबर पर हमने पादप तो चयन कर लिया, उद्यान मटर है, लेकिन भाई चयन का कारण भी तो बता दो। अरे चयन का कारण क्या है? अरे हमने ये मटर का ही क्यों चूज किया? मेंडल ने मटर के पादप को ही क्यों लिया? उसका कारण भी तो पता चलना चाहिए। देखिए एक बात बता दें कि जितनी भी बायोलॉजी के अंदर प्रयोग हुए हैं, वो ज़्यादातर प्रयोग आपने देखे होंगे वो पादपों पे या फिर जंतुओं पर हुए हैं, और जंतुओं भी मानव के अलावा हुए हैं। साइकोलॉजी के अंदर अगर आप पढ़ते हैं, साइकोलॉजी के अंदर अधिगम टॉपिक आप पढ़ोगे, तो बच्चा सीखता कैसे है, इसको जानने के लिए सबसे पहले प्रयोग तो जंतुओं पर करे गए थे। अरे जंतुओं पर यह देखा गया कि जंतु अगर जैसे सीखता है, जंतु अधिगम कैसे करता है, जंतु सीखता कैसे है, वही प्रक्रिया मानव के अंदर भी रहेगी। तो वहीं से ये प्रेरणा मिलती है। कहने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा साइकोलॉजी के अंदर अधिगम जब पढ़ते हैं तो चूहे पर प्रयोग हुए, बंदर पर प्रयोग हुए, कुत्ते पर प्रयोग हुए, पावलोव वाला, वो सारी प्रक्रिया वहाँ से अपन एब्जॉर्व करते हैं प्रयोग करके, और वही चीज़ लागू करते हैं मानव के ऊपर। ऐसा इसमें होता है कि जीव विज्ञान के अंदर जितने भी सारे प्रयोग हुए हैं वो जंतु और पादपों पर हुए हैं, और पादपों से होते होते वो फॉलो किस पे होते हैं? मानव पे आके। क्लियर है यहाँ तक? तो चयन का कारण हम पढ़ रहे थे कि भाई चयन का कारण क्या है, इसको उद्यान मटर को रखने का कारण क्या है, मेंडल ने इसको ही क्यों रखा? अरे इसको इसलिए रखा भाई साहब कि एक तो ये है कि ये 1 वर्षीय पादप है, बहुत जल्दी इसका काम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एक बार पेड़ लगा दिया, जैसे बरगद का लगा दो और उसकी प्रक्रिया का तो पता नहीं 3 से 400 साल खड़ा है, जब तक तो जन कैब संतति उसकी कैब पीढ़ी मर जाती है और प्रयोग का असफल ही रह जाता। तो सबसे पहला तो उसको ये चुना गया कि चयन का कारण है वो 1 वर्षीय पादप है ये, और 1 वर्षीय पादप जब ये है तो इस पर आसानी से प्रयोग हो जाएगा। ठीक है? और दूसरा है ये क्लिस्टोगैमस है साहब। अरे ये क्लिस्टोगैमस क्या होता है? क्लिस्टोगैमस एक ऐसे पादप होते हैं जिनके जो पुष्प हैं वो कभी नहीं खुलते हैं, कभी नहीं खुलेंगे साहब, कभी नहीं खुलते हैं। क्लिस्टोगैमस पादप है ये मटर। क्यों? क्योंकि जिसमें क्लिस्टोगैमस के अंतर्गत क्या है कि पुष्प कभी नहीं खुलते हैं। क्लियर यहाँ तक? 1 सेकंड रुकिए। क्लिस्टोगैमस पुष्प कभी नहीं खिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो है ना वो स्वपरागित पादप है, अपने आप ही एक ही पादप के अंदर परागण की प्रक्रिया हो जाएगी, और ये द्विलिंगी पादप है। ये इसकी डिटेल है भाई कि ये उद्यान मटर ऐसे ऐसे होता है। क्लिस्टोगैमस है, स्वपरागित या द्विलिंगी है, 1 वर्षीय पादप है, और जहाँ पे ये प्रयोग कर रहा था सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पादप उस वातावरण के अनुकूल था। क्लियर है? वातावरण जहाँ वहाँ का था, ऑस्ट्रिया का जब ब्रून शहर में प्रयोग कर रहा था वो उसके उपयुक्त था। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। तीसरे पॉइंट को हम देख रहे हैं कि भाई हमारा पादप चयन हो गया और चयन का कारण भी हो गया। अब तीसरी चीज़ पढ़ते हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से हम पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त। कुछ को ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या इतना डिटेल पढ़ाने की ज़रूरत है,
लेकिन जब तक हमें एक एक चीज़ का पता नहीं चलेगा इसके अंदर कि भाई ये चीज़ें कैसे आई हैं, क्या क्या इसको सोचता होगा वो मेंडल, उन चीज़ों को हमको पता तो चले कि हम इस तरीके से अगर इसमें सोचेंगे तब जाके जेनेटिक्स टॉपिक क्लियर हो पाएगा। आगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको फिर रटते ही रह जाओगे। जब यहाँ से ये बेसिक नॉलेज अंदर दिमाग के अंदर घुसेगी ना, तब जाके ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। ये आप और ध्यान रखना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को बहुत ही गहराई से समझिए, पहले माइंड को सेट करिए। पहला वीडियो है 40-50 मिनट का मैं बना रहा हूँ, इसको अपन बेसिक नॉलेज के रूप में ले रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन तो इससे उठते हैं। मैंने आपको बताया था, ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं उठते हो, मेरी फालतू बकवास, फालतू का पानी ये जो निकल रहा है वो वैसे निकल रहा है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ये तो गुमराह करने वाले क्वेश्चन आते हैं, जब तो पेपर टफ लगता है, क्योंकि पढ़ा तो सब कुछ है लेकिन आता कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हम इग्नोर करते हैं उन चीज़ों को कि यार ये तो आ नहीं सकता, लेकिन आता वही है। जो आ नहीं सकता आता वही है। इसीलिए आप ध्यान रखिए, इन चीज़ों को भी सीरियस लीजिए। अब हम लक्षणों का चयन कर रहे हैं और तीसरे नंबर पर हम लक्षणों का चयन करेंगे। मटर का पादप हमारे हाथ में है, मेंडल के हाथ में मटर का पादप था और उसमें लक्षणों का चयन हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसने लक्षणों का चयन जब किया तो 34 प्रकार के लक्षण तय कर रहा था वो बंदा अपने दिमाग के अंदर। तो मटर के पादप को जब उसने सेलेक्ट किया तो उसने मटर के 34 प्रकार के बीजों को सेलेक्ट किया था। 34 प्रकार के बीजों को सेलेक्ट किया है, मटर के पादप के 34 प्रकार के बीजों को सेलेक्ट कर रहा है बंदा मेंडल। और जब उगाने की बारी आई तो उगाया इसने केवल और केवल कितनों को? 22 को। 34 प्रकार के बीज सेलेक्ट करे, उगाया 22 को। और जो प्रयोग है, ये क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं, आप देख लेना, सीधे सीधे क्वेश्चन है। प्रयोग जब किया वो 14 पर किया, और जब प्रयोग हो गया तो जो लक्षण हैं वो निकल के आए 7 प्रकार के। क्लियर? लक्षणों का चयन हम कर रहे हैं, 34 प्रकार के बीजों को सेलेक्ट कर लिया, उगाया 34 में से 22 को था, 22 को उगा लिया तो और प्रयोग किए फिर उसने 14 पर, और 14 में से लक्षण कितने निर्धारित हुए? 7। क्लियर है? ठीक है। अब जो ये 7 लक्षण हैं, अब ये जो 7 लक्षण हैं ना, ये जो 7 लक्षण हैं कोई ना कोई गुणसूत्र से तो तय होते होंगे। अरे हमारा कोई भी लक्षण है, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी जो लक्षण है वो किसी ना किसी गुणसूत्र से तो निर्धारित होता है, इतना तो हम जानते हैं। हमारा कोई भी लक्षण है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुणसूत्र से सेट है, वो उसको नियंत्रित करता है, जिसको अपन बोलते हैं गुणसूत्र होते हैं, जीन नियंत्रित करता है, एलील जिसे बोलते हैं। तो ऐसे इसमें कि जो 7 लक्षण हैं मटर के पादप में, तो ये मटर के पादप में 7 लक्षण हैं, तो इनको निर्धारित किया गया गुणसूत्रों के द्वारा, मतलब इनका जो कंट्रोल था वो गुणसूत्रों के द्वारा था। और मटर में मैं आपको बता दूं जो 2n है वो होता है 14। इसका मतलब कि मटर के पादप में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 14। तो ये जो 7 लक्षण हैं उनका निर्धारण अगर हम करें तो 14 गुणसूत्र में से एक तो पहला गुणसूत्र, एक है चौथा गुणसूत्र, एक है 5वां गुणसूत्र और एक है 7वां नंबर का गुणसूत्र। 14 गुणसूत्र हैं मटर के अंदर। उस मटर में भी पहला गुणसूत्र, चौथा, 5वां और 7वां गुणसूत्र इन लक्षणों का निर्धारण करेंगे। और पहला जो गुणसूत्र है वो लक्षण निर्धारित करेगा 2 का, 4वां जो गुणसूत्र है वो लक्षण निर्धारित करेगा 3 का, 5वां जो गुणसूत्र है वो लक्षण निर्धारित करेगा 1 का, और 7वां जो गुणसूत्र है वो लक्षण निर्धारित करेगा 1 का। तो टोटल हो गए 3 और 2 5 और 2 7, 7 तो लक्षण हो गए। और ये जो गुणसूत्र हैं उनका नंबरिंग जो है वो पहला, चौथा, 5वां और 7वां। पहला गुणसूत्र 2 लक्षणों को निर्धारित करेगा, चौथा गुणसूत्र है वो 3 को, 5वां है वो 1 को और 7वां है जो 1 को। क्लियर है? और ये जो खोज की है ना साहब, ये क्वेश्चन है, ये जो तय किया है कि भाई ये ऐसे ऐसे होगा, उस वैज्ञानिक का नाम है, अरे इसको दिमाग के अंदर सेट कर लेना, बहुत बार आता है भाई। ब्लिंकसिट जो है उसने ये बताया कि ये जो 7 लक्षण मेंडल ने जो खोजे हैं उनका निर्धारण हम गुणसूत्र के तौर पर करें तो ये इस तरीके से होता है। पहला 2 लक्षण करेगा, चौथा 3 लक्षण, 5वां है वो 1 और 7वां है वो 1। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर? अब बात करते हैं आगे।
आगे की बात अगर हम करें, अरे पादप भी चयन हो गया, चयन का कारण भी पता चल गया और लक्षणों का भी पता चल गया कि भाई कितने लक्षण हमने रखे थे, अरे कितने बीजों को बोया और कितने पर प्रयोग किया, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ से कर ली हैं। अब तो बारी है कि भाई अब सब कुछ आ ही गया है, तो अब करा देते हैं संकरण। अरे संकरण करा देते हैं भाई। संकरण की प्रक्रिया हम कर रहे हैं। चौथे नंबर का पॉइंट हम पढ़ रहे हैं कि भाई अब सब कुछ हमारे हाथ में है, और ये जब सब कुछ हमारे हाथ में ही है तो कराने में क्या दिक्कत आ रही है। जब सब कुछ हमारे हाथ में है तो कराने में क्या दिक्कत आ रही है। तो संकरण प्रक्रिया जो है वो दो तरीके से अगर हम देखें तो पहला तो तरीका है कि भाई संकरण प्रक्रिया का हम एक तो देख लेते हैं इसका प्रायोगिक रूप, मतलब प्रैक्टिकल के तौर पर अगर हम देखें तो प्रैक्टिकल के तौर पर तो इसने कैसे बताया होगा, और जब प्रैक्टिकल हो जाता है तो वो सिद्धांत के रूप में काम करता है, मतलब बुकों में छप जाता है। और इसका जब हम प्रायोगिक रूप पढ़ लेंगे तो फिर इसका पढ़ेंगे अपन सैद्धांतिक रूप। तो सैद्धांतिक रूप इस प्रयोग संकरण का क्या रहा है और प्रायोगिक रूप इस संकरण का क्या रहा है, वो सब चीज़ पढ़ते हैं। देखिएगा कैसे। प्रायोगिक रूप हम पढ़ें तो भाई मेंडल है, मेंडल प्रयोग कर रहा है, पादप उसने सेलेक्ट कर ही लिया है। तो सबसे पहले तो उसने क्या किया कि पादप का चयन कर लिया, मटर उसके हाथ में आ गई, मटर का पादप उसके हाथ में है मान के चलिए। मटर के पादप से फिर उसने लिया एक स्वस्थ फूल लिया, पुष्प जिसे बोलते हैं, ले लिया, जो कभी नहीं खिलता है, क्योंकि ये जो पुष्प है वो क्लिस्टोगैमस प्रकार का है जो कभी नहीं खिलेगा। क्लियर है। तो वो बंद पुष्प था, वो ले लिया उसने। तीसरे नंबर पर प्रक्रिया की कि उसके हाथ में अब पुष्प आ गया, पहले पादप लिया, पादप में से फूल तोड़ा, वो भी कैसा, एकदम स्वस्थ, एकदम साफ सुथरा पुष्प ले लिया, और पुष्प को उसने खोला। अरे पुष्प को खोल दिया, पुष्प को खोलने के बाद में उसका विपुंसन कराया। विपुंसन की प्रक्रिया हुई, मतलब कहने का ये परागण कराया, इधर उधर संकरण करा दिया। अब फिर उसके बाद में विपुंसन के बाद में जब इधर से उधर परागण हुए, परागकण हुए, फिर उसको बांध दिया किससे, थैली से। थैली से बांध दिया, और थैली से बांधने के बाद में प्रयोग हो गया सक्सेसफुल। फिर उसके क्या निकाल लिए, निष्कर्ष। प्रायोगिक रूप तो इसका ये रहा है। एक प्रैक्टिकल लैब में उसने पादप लिया मटर का, फिर उसमें से पुष्प लिया स्वस्थ, और पुष्प को खोला, फिर विपुंसन क्रिया कराई, फिर थैली से बांध दिया उसको क्रिया कराने के बाद में, और फिर वो पादप नए पादप की ओर बीज बना दिया, और उसका निष्कर्ष निकल गया। ये तो इसका है प्रायोगिक रूप। अगर इसको हम देखें तो प्रैक्टिकल रूप में अगर हम देखें तो देखो इस तरीके से इस तरीके से था। एक तो ये मटर का पादप मान लो, और उसका भी ये पुष्प का आंतरिक भाग है, और एक है ये पादप। एक तो नर पादप होगा और एक होगा मादा। दोनों का देखो, इसका परागकण इस पे चला गया, इसका इस पे कर दिया, और फिर जब परागण क्रिया हो गई तो यहाँ पे बांध दी क्या, थैली। क्लियर है। ये तो इसका हो गया प्रायोगिक रूप संकरण प्रक्रिया का। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सैद्धांतिक की। थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। देखिए कैसे सैद्धांतिक रूप की अगर हम बात करें, सब ने देखा है सैद्धांतिक रूप में क्या किया कि एक तो उसने जब संकरण कराया था तो एक तो लिया था उसने लंबा पादप, और एक लिया बौना। दो विपर्यासी लक्षणों के बीच में संकरण प्रक्रिया होती है, और दो विपर्यासी लक्षण कौन कौन से, मतलब विपरीत होने चाहिए। अगर लंबा है तो बौना, कच्छस्थ है तो शीर्षस्थ, हरा है तो पीला, अगर पुष्प के रंग की बात करें तो लाल है तो
सफ़ेद, ये विपर्यासी लक्षण होते हैं। विपर्यासी मतलब विपरीत, जस्ट अपोजिट लक्षणों के बीच में क्या होता है, क्रॉस। ये ध्यान रखना, ये आगे हम बात करेंगे जब संकरण पढ़ेंगे, एक संकरण, द्विसंकरण, त्रिसंकरण, सारी चीज़ें हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे आगे, तो वो सारी चीज़ें इसमें आएगी। तो हम लंबा पादप और बौना पादप देख रहे हैं, जिसका अपन सैद्धांतिक रूप देख रहे हैं। तो लंबे पादप को तो अपन इंडिकेट करेंगे कैपिटल टी से, कैपिटल टी से, और बौने पादप को करेंगे स्मॉल टी से। इसका अगर हम युग्मक निकालें तो इसका ये टी और इसका ये टी, संकरण करा देंगे और संकरण से बनेगा ये वाला, तो ये संकर पादप कहलाता है। और ये पीढ़ी कहलाती है कौन सी, F1। और F1 पीढ़ी में करा देते हैं अपन स्वपरागण। स्वपरागण को अपन इधर दिख रहे हैं, और जब F1 पीढ़ी में स्वपरागण कराएंगे तो इसको देख लेते हैं भाई, देखो कैसे, ये और इसका संकरण हम देखें तो चेकर बोर्ड से देख लेते हैं। अरे एक बार तो ताजुब नहीं करोगे आप, एक बार तो यही पूछ लिया गया कि चेकर बोर्ड किसने दिया। अरे ये एग्जामिनर है, इसका दिमाग कहाँ से कैसे उड़ जाए पता नहीं चलता भाई। तो इसका देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, क्रॉस संकरण कराएंगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। इस चेकर बोर्ड को कहते हैं चेकर बोर्ड, और इसकी खोज करी है किसने, पनेट ने, पनेट स्क्वायर ने। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया था एक बार, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। चेकर बोर्ड की खोज करने के लिए पनेट स्क्वायर ने। अब इस पे आ जाओ, संकरण हो गया। तो हम देख पा रहे हैं कि इसका अगर लक्षण प्रारूप देखें, लक्षण प्रारूप संख्या की बात कर रहे हैं, लक्षण प्रारूप संख्या। अरे ये बाहर से कैसे दिख रहे हैं, वो चीज़ अगर हम देखें तो देखो, एक तो बौना है और एक लंबा है, तो कितनी संख्या हो जाएगी, 2। और इसका अनुपात देखें लक्षण प्रारूप का, तो वो आ जाएगा 3:1। कैसे, 1 2 3, ये तो लंबे हैं और ये बौना है, तो 3 तो लंबे और 1 बौना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जीन प्रारूप की। जीन प्रारूप संख्या, जीन प्रारूप संख्या कितनी बताओ, देखो, एक ऐसा शुद्ध हो गया, एक ये हो गया 2 और एक 3, कितने आ जाएंगे, 3। और इसका अनुपात अगर हम बात करें तो निकल के आएगा 1:2:1। क्लियर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की जो क्लास है जिसमें हमने जाना कि जेनेटिक्स की खोज किसने की, जेनेटिक्स को बेसिक से जाने तो क्या था, कैसे था, वो सारी प्रक्रिया हम शुरुआत में बोले थे। फिर उसके बाद मेंडल से पहले भी कुछ प्रयोग हुए हैं, किन किन ने किए वो सारी चीज़ हमने बताई। फिर उसके बाद में मेंडल के बारे में जाना कि ये कहाँ से था, कब जन्म हुआ, कौन से प्रेरित हुआ, क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ों से। फिर उसके बाद में मेंडल ने प्रयोग तो किए, लेकिन प्रयोग का एक सिस्टमेटिक तरीका रखा, आंकड़ों का संकलन जिसे बोलता है, वो एक गजब तरीके से रखा। तो उसकी डिटेल क्या है, किस किस पॉइंट से वो गुजरा था, वो चीज़, उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से हमने पढ़ा कि ये पादपों का चयन हम कर रहे हैं तो वो कौन सा, उसके बारे में सारी डिटेल, फिर चयन का कारण क्या है, फिर लक्षणों का चयन कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें, फिर संकरण प्रक्रिया तक हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आज की क्लास के अंदर ये सारी चीज़ें हम देखिए, एक बेसिक जानकारी जुटाई है। आने वाली क्लास के अंदर इससे आगे हम बात करेंगे और बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। एक बात और बता दें, इसमें न्यूमेरिकल काफ़ी आते हैं। न्यूमेरिकल का मतलब ये है कि सॉल्विंग वाले क्वेश्चन आते हैं, और सॉल्विंग वाले क्वेश्चन न्यूमेरिकल जब आएंगे तो उनको हल करने का सीधा सा मुद्दा यही है कि वो आज की क्लास के अंदर अगर जो गहराई से पढ़ रहा है तो उसको आने वाले न्यूमेरिकल भी अच्छे से समझ में आएंगे। तो कृपा करके इस वीडियो को जो भी बंदा अगर देख रहा है, जिसके अगर मेरी कोई बात दिल पर उतर रही है, तो वो इस चीज़ को थोड़ा सा ग्रहण करें। इससे आगे अपन आने वाली क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। अब आपसे मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।